हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 से 2025 तक के प्रश्नों की जो ट्रेंड एनालिसिस सीरीज चला रहे हैं उनमें से आज हम संगम काल के ट्रेंड एनालिसिस को देखेंगे। जब हम देखेंगे कि 2025 में संगम काल से 3, 2024 संस्कृत विभाग में 2, 2022 में 1, 2018 में 1, 18 के संस्कृत विभाग में 2, 2015 में 3 और 2013 में 1 प्रश्न, यानी कि कुल 13 प्रश्न पूछे गए 7 परीक्षाओं में, अर्थात इसका एवरेज हो गया 1.85। यानी कि संगम काल से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये संगम काल जो है वो केवल 4-5 पेज में ही दे रखा है। चूंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसके शब्द है जो थोड़ी कठिन है, 1, 2 या 4 बार जब हम देखेंगे तो हमें पूरा याद हो जाता है। चलो अपन देखते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे जिसके बारे में वो है संगम काल। नीलकंठ शास्त्री ने द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में संगम काल का जो कालक्रम माना है वो 100 से 300 ईस्वी माना है। और इसके तहत 3 राज्यों की हम बात करते हैं। पहला तो है चेर राज्य, ये केरल के मालाबार तट में स्थित था। इसकी राजधानी, प्राचीन राजधानी जो वांजी, इसको करूर कहते हैं, कहीं करूबूर भी लिखा हुआ है, यानी चेर, राजधानी वांजी, करूर या करूबूर। और इसकी एक राजधानी तोंडी भी थी। इसका राज्य चिन्ह था धनुष। और मोटे मोटे अगर हम चेर साम्राज्य को पढ़ेंगे तो 3 ही ऐसे शासक हैं जिनके बारे में बार बार चर्चा होती है, 3 के बारे में ही पूछा जाता है। एक है उदयन जेरल, दूसरा है नेडुन जेरल आदन और तीसरा है सेनगुट्टुवन। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट शासक हैं। इनको अगर अपन बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये 3 ही शासक याद होंगे और यह याद करने जरूरी है। और इसके साथ हम दूसरा इसका वंश देखेंगे तो वो वंश है चोल वंश। चोल वंश ये तमिलनाडु में जो है पेन्नार और वैगई नदी इसके बीच में स्थित है। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी उरैयूर, जो कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी, और बाद में इसकी राजधानी होगी तंजौर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जब से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये है कि इनकी राजधानी क्या है, इनका प्रश्न चिन्ह कौन है और प्रमुख शासक कौन है। तो प्रमुख शासकों में इनके 2 शासकों के नाम आ जाते हैं। एक है इलैन जेत चेन्नी, इलैन जेत चेन्नी, इलैन जेत चेन्नी, और उसका पुत्र करिकाल। ये 2 फेमस नाम हैं, इलैन जेत चेन्नी और करिकाल। आप याद कर लीजिएगा। ये मुख्यतः सवाल इन दोनों शासकों से पूछे जाते हैं। और उसके बाद इसकी जो प्रतीक चिन्ह था वो है बाघ। ये हो गया चेर चोल। और अब इसके अलावा चेर चोल के बाद है पांड्य। पांड्य सुदूर दक्षिण में थे, यानी सबसे दक्षिण जो है, ये दक्षिण का क्षेत्र है, ये है पांड्यों के। और पांड्यों का प्रतीक है मछली। इन पांड्यों की राजधानी, प्राचीन राजधानी जो थी कोरकई, इसको कोलचे भी कहा जाता है। और फिर हो गई मदुरई। ठीक है। ये जो तीनों ही संगम हुए, प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 संगम हुए, ये 3 ही पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। हालांकि इनमें उल्लेख सर्वाधिक चेरों का है, लेकिन ये जो हुए हैं वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। तो प्रमुख पांड्य राजा एक तो है नेडियोन, याद रखना ये, एक नेडियोन, दूसरा मुदुकुमी, मुदुकुमी ने पलसालय की उपाधि भी धारण की थी, और तीसरा है नेडुन जेलियन, नेडुन जेलियन।
ध्यान रखना, नेडुनजेरल जो है वो है चेर, और नेडुनजेरियल नेडुनजेलियन जो है वो है पांड्य। ठीक है, अब ये ओवरव्यू देख लिया हमने एक बार इनका। अब आगे चल के देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, मदुरा के तमिल कवियों के संगम काल की समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किस में उपलब्ध होता है। यानी ये जो तमिल कवियों का संगम काल है, इसकी समुन्नत स्थिति का सर्वप्रथम विवरण किस, तो एक पुस्तक है इरैयनार अग्गपोरुल का भाष्य। इरैयनार अग्गपोरुल व्यक्ति है और इसके भाष्य में पहली बार संगम काल की समुन्नत स्थिति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख इरैयनार अग्गपोरुल के भाष्य में मिलता है। दूसरा, अब अपन ये देखेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। अब हम आगे दिनों की बात करते हैं। तो मणिमेखले की रचना की थी शीतले सतनार ने। तोल काप्यम की रचना की थी तोल काप्पियर ने। शिलप्पदिकारम की रचना की थी अलिंगो आदिल। देखो, कहीं अलिंगो आदिल लिखा होगा, कहीं इलिंगो आदिल लिखा होगा, तो ये सब एक ही नाम है। तो ये पहला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि मदुरा सबसे पहले संगम काल का, तीनों संगमों का पहली बार उल्लेख जो किया गया वो इरैयनार अग्गपोरुल के भाष्य में किया गया। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, अरिकमेडु पुरास्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन ए, सर मार्टिमिर व्हीलर ने इसका उत्खनन किया, एकदम सही है। दूसरा, यहाँ से हमें भारत व रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है, ये भी सही है, क्योंकि अरिकमेडु जो है, ये जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी को हम कहते हैं अरिकमेडु। ये अरिकमेडु भारत और रोम के बीच प्रसिद्ध व्यापारिक स्थल था। इस कारण नीलकंठ शास्त्री ने इसको रोमन बस्ती ही कह दिया था। क्या कह दिया था? रोमन बस्ती। तो प्रश्न पूछा जाए कि अरिकमेडु को रोमन बस्ती ने किसने कहा था, तो वो कहा था नीलकंठ शास्त्री ने। तीसरा, यहाँ से एरेंटाइन और एम्फोरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है, क्योंकि अरिकमेडु से 3 प्रकार के रोमन मृदभांड मिले हैं। कैसे? 3 प्रकार के। एक तो है एरेंटाइन, दूसरा है एम्फोरा। एम्फोरा पानी का जार है, 2 हत्थी सुराही है, जिसे दोनों तरफ हत्थे लगे हो, ऐसी सुराही है, ये रोमन सुराही होती थी, इसको कहते हैं एम्फोरा। और तीसरे, चक्रांकित मृदभांड। ये चक्रांकित मृदभांड जो है वो ये नेट में पूछा गया है, इसलिए हमें ये तीनों याद करने, एरेंटाइन, एम्फोरा और चक्रांकित मृदभांड। एरेंटाइन, एम्फोरा और चक्रांकित मृदभांड ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले अरिकमेडु से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, ए, बी और सी तीनों सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक पर ध्यान दीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यह पुस्तक रोमन इतिहासकार द्वारा लिखी गई। ये प्रश्न गलत है, क्योंकि ये जो था यूनानी इतिहासकार था, एक अज्ञात यूनानी इतिहासकार था, रोमन इतिहासकार नहीं था। अज्ञात यूनानी इतिहासकार ने पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखी थी। ऑप्शन संख्या 2, इस पुस्तक से प्राचीन भारतीयों की सामुद्रिक गतिविधियों के ज्ञान की जानकारी मिलती है, एकदम सही है, क्योंकि इस पुस्तक से भारत के 24 बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। और इसी पुस्तक में लिखा है कि भारत से हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, गोल मिर्च आदि का क्या किया जाता है? निर्यात।
तो इस आधार पर यह कथन भी सत्य हो गया कि प्राचीन बंदरगाह 24 बंदरगाह और समुद्रिक व्यापार की जानकारी मिलती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, इस पुस्तक से प्राचीन भारतीय प्राणियों, पौधों और खनिज का विवरण मिलता है। यह एकदम गलत है। इससे प्राणियों और खनिजों का वर्णन नहीं मिलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन संख्या 3, 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 4, तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पोरुनरात्रुपद्यय, शिलपद्दिकारम, पुरनानुरु, तोलकाप्पियम और अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी और यह द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है तोलकाप्पियम। अब अपन देख लेते हैं शिलपद्दिकारम के बारे में। देखिए, शिलपद्दिकारम की रचना अलिंगो आदिगल नामक व्यक्ति ने की थी। यह एक नुपुर की कहानी है। निपुर यानी पायल। इस कहानी के मुख्य पात्र 3 है। एक व्यक्ति है कोवलन, उसकी पत्नी है कणग्गी और उसकी प्रेमिका है माधवी। कोवलन इस माधवी से प्रेम करता था और इस कोवलन ने अपनी सारी संपत्ति माधवी पर लुटा दी। इसके बाद ये अपनी पत्नी कणग्गी के पास आया। एक बार ये मदुरा राज्य में, इसके मदुरा राज्य के थे शासक थे नेडुंजेलियन। इन्होंने पायल चुराने के झूठे आरोप में इस कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया। जब कोवलन को मृत्यु दंड दिया तो इसकी पत्नी जो थी कणग्गी, उसने इसको, अपने पति कोवलन को इसकी मृत्यु के बाद निर्दोष साबित कर दिया। निर्दोष साबित किया तथा इसके क्रोध से मदुरा जल गया। और जब नेडुंजेलियन को पता चला कि मैंने वास्तव में किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी, तो उसके बाद इस गम में उसकी भी क्या हो गई? मृत्यु। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया तोलकाप्पियम। रचना तोलकाप्पियर ने की। शिलपद्दिकारम नुपुर की कहानी और इसके रचनाकार थे अलिंगो आदिगल। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, संगम युग में अरसर कौन होते हैं? ऑप्शन संख्या 1, एक कुलीन वर्ग, 2 गहरों जंगलों की प्राचीन आदिम जनजाति, 3 शिकारियों और कृषकों का एक वर्ग, 4 पेशेवर सैनिकों की सुसज्जित सेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है एक कुलीन शासक वर्ग। देखिए, ये प्रश्न नेट में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 2013 के स्कूल लेक्चरर में भी पूछा जा चुका है और कई भर्तियों में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इस प्रश्न में ये है कि जो संगम काल की व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं थी, वो वर्ग व्यवस्था थी। तो वर्ग व्यवस्था में पहला जो शासक वर्ग होता था, इस शासक वर्ग को कहते थे अरसर। दूसरा था ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग को कहा जाता था अंडनार। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वणिक, जो व्यापारी वर्ग था, उनको कहते थे वेनिगर। और चौथा वर्ग था कृषक। इस कृषक वर्ग को कहा जाता था वेल्लाल। ये भी 2 प्रकार के होते थे। जो धनी कृषक होते थे इनको वेल या अरसू कहा जाता था। वेल या अरसू, बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। धनी कृषक वेल या अरसू, और जो निर्धन कृषक है इनको कहा जाता था कड़ैसियर। कड़ैसियर। प्रश्न है, कृषक 2 प्रकार के होते थे। धनी जो होते थे वेल या अरसू कहते थे, इनको वेल्लालर भी कहते थे। वेल्लालर, ठीक है। और निर्धन को कड़ैसियर कहते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से
किस शासक ने पट्टिन पल्लई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी? करिकाल, नेडुंजेरल, सेनगुट्टवन, नेडुंजेलियन। ठीक है, अब देखना, पट्टिन पल्लई कावेरी पट्टनम पर लिखी गई एक रचना थी और इसके रचनाकार थे रुद्रक कन्नार। ठीक है, और नेडुंजेरल शासक जो था, नेडुंजेरल एक चेर शासक था, इसने रुद्रक कन्नार को प्रभुत मात्रा में जो है स्वर्ण मुद्राएं दी। नेडुंजेरल जो है चेर शासक था, इसने इमय वरम्बन या अधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने हिमालय पर विजय प्राप्त करके वहां अपना धनुष अंकित किया। देखिए, इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि नेडुंजेरल कौन शासक था। देखो, नेडुन नाम से दो शासक है। नेडुन के पीछे अगर जेरल लग जाए तो वो शासक है चेर, जेर चेर, और नेडुन के पीछे अगर जेलियन लग जाए तो वो है पांड्य शासक। कौन सा शासक? देखो, आगे तो नेडुन लिखा हुआ है, जेरल भी है और जेलियन भी है, तो जेलियन तो जो है वो है पांड्य शासक और जेरल है वो चेर शासक। सेनगुट्टवन ये भी चेर शासक था, इसको भला चेर या लाल चेर कहा जाता था। और नेडुंजेरल हमने पढ़ा था मदुरा का पांड्य शासक है, इसने किसको? कोवलन को फांसी दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इसमें देखो कितने प्रश्न निकल गए। एक तो पट्टिन पल्लई के जो लेखक थे वो थे रुद्रक कन्नार। ठीक है, अब इनको किसने स्वर्ण मुद्राएं दी? तो किसने दी? नेडुंजेरल ने। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रथम संगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका आयोजन चोल राज्य में हुआ, एकदम गलत है। पहला प्रश्न ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो संगम हुए उनका जो संरक्षक थे वो पांड्य शासक थे। कौन थे? पांड्य शासक थे। चोलों का इससे कोई लेना देना नहीं थे। ठीक है, इस अगस्त्य ने इस सभा की अध्यक्षता की, सही है। इस संगम में 549 सदस्य सम्मिलित हुए। 4499 विद्वानों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने की अनुमति दी। देखो, देखने पर ये प्रश्न बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सरल है, क्योंकि पहला ही प्रश्न हमको मिल गया कि ये चोल राज्य नहीं था, पांड्य शासक थे। तो देखिए, संगम काल में 3 संगमों का आयोजन किया गया। पहला संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम। पहले संगम का आयोजन किया गया मदुरा में, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। ठीक है, और दूसरा संगम जो है ये कपाटपुरम या अलवे में आयोजित किया गया। कपाटपुरम या अलवे में, इसके अध्यक्ष भी जो है अगस्त्य ऋषि थे। इसके भी अगस्त्य ऋषि। और जो तीसरा संगम है ये उत्तरी मदुरा में था और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। तो जब हम देखेंगे, देखो पांड्यों के दोनों में ही मदुरा है, इसमें मदुरा है, इसमें उत्तरी मदुरा है, तो दूसरा याद करना है कपाटपुरम या अलवे। अगस्त्य ऋषि ने दोनों की और तीसरा याद करना है नक्कीरर। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब इसकी एक विशेषता है कि तीनों संगमों का संरक्षण तो किसने दिया? पांड्य शासकों में, लेकिन इसमें सर्वाधिक वर्णन किनका है? चेरों का। सर्वाधिक वर्णन किसका है? संगम साहित्य में सर्वाधिक वर्णन तो है चेरों का, लेकिन संरक्षण किसमें हुआ? पांड्यों का। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्न में से सुमेलित कीजिए, यानी तोल काप्यम की रचना जो है वो की थी तोल कापियर ने। शिल्पद्दिकारम इसकी रचना की थी इलंगो आदिगल ने।
मणिमेखले की रचना की थी शीतले सतनार ने, और जीवक चिंतामणि की रचना की थी तिरुतक्कदेवर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, बी, सी, ए, डी। ठीक है। अब देखिए, जब हम तोलकाप्पियम को देख लेते, छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं संगम कालीन 5 महाकाव्य है। कितने महाकाव्य है? 5 महाकाव्य। इनमें से पहला महाकाव्य जो है वो शिलपद्दिकारम है। पहला महाकाव्य है शिलपद्दिकारम। दूसरा महाकाव्य है मणिमेखले। देखो, शिलपद्दिकारम में कोवलन और कणगी और माधवी की कहानी है, और उससे आगे की कहानी है मणिमेखले में, जिसकी रचना की है शीतले सतनार में। इन कोवलन और माधवी की पुत्री होती है, कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी की पुत्री है, जो बाद में बौद्ध धर्म अपना लेती है, उसकी कहानी है। तो प्रश्न पूछा जाए कि कोवलन और माधवी की पुत्री की जो का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो वो महाकाव्य है मणिमेखली। और तीसरा महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। इस जीवक चिंतामणि की रचना की थी तिरुतक्कदेवर ने। देखिए, 2 महाकाव्य और है। एक है कुंडल केशी, कुंडल केशी, बार बार याद करिएगा, नाम याद हो जाएगा, कुंडल केशी। और दूसरा है, 5वां है वलयपति। ये दोनों महाकाव्य है, लेकिन ये मिले नहीं है, अप्राप्त ग्रंथ है। यानी पूछा जाए कि संगम साहित्य के कितने महाकाव्य है? 5। प्राप्य कितने हैं? 3। और मिले कुछ कितने नहीं है? 2। कौन कौन से? कुंडल केशी और वलयपति। आगे मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9, संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन संख्या 1 अमेचार, 2 सुरभ, 3 मंत्री और 4 अमात्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 अमेचार। देखिए, संगम काल में राजा की मदद के लिए 5 लोगों की एक परिषद होती थी। इन 5 लोगों की परिषद को पंचावरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचावरम। इसमें 3 इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, 2 आपको याद हो जाएंगे। पहला था अमेचार। अमेचार कहते थे मंत्री को। दूसरा था दूतार, दूतार कहते थे दूत को। तीसरा था औरार या वे, ये याद करना, औरार या वे, ये होते थे गुप्तचर। और इसके अलावा 2 जो थे वो सब सामान्य है, पुरोहित और सेनापति। ये पुरोहित और सेनापति जो थे, अब इन 5 को मिलाकर के पंचावरम कहते थे। ये मंत्री होते थे अमेचार मंत्री, दूतार दूत और रार्या वे गुप्तचर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन संख्या 1 है सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु जो था वो पल्लव शासक था। नेडियोन जो था पांड्य शासक था। करिकाल चोल था। और उदयनजेरल जो था वो चेर शासक था। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, 2, 4, 3 और 1। अब हम जब देखते हैं तो पहला शासक सिंह विष्णु तो पल्लव था, जो नेडियोन था। नेडियोन के बारे में देखेंगे तो नेडियोन जो है मदुरा का पांड्य शासक था। नेडियोन का शाब्दिक अर्थ होता है लंबे कद वाला। नेडियोन पांड्य शासक था। इसके समय समुद्र पूजा प्रारंभ की गई और कहा जाता है यह पहरुली नदी को लाया था, या पहरुली नदी इसके समय अस्तित्व में आई थी। ये इंपॉर्टेंट है। और पहला प्रारंभिक शासक जो पांड्यों का था वो नेडियोन ही था। इसके बाद दूसरा है करिकाल। अब देखो, करिकाल चोल शासक था। इसने क्या किया?
श्रीलंका पर आक्रमण किया और इसको जीतकर 12,000 कैदियों को बंदी बना दिया और इन 12,000 कैदियों से पुहार या कावेरी पत्तनम का निर्माण करवाया और कावेरी पत्तनम को अपनी राजधानी बनाया। और इसके अलावा इसने दो इसके महत्वपूर्ण युद्ध है, एक वैणी का युद्ध। वैणी के युद्ध में 11 शासकों और वाहेपरंदलई वाहेपरंदलई इसके युद्ध में 9 राजाओं को पराजित किया। देखिए ये सारे जो इनसे संबंधित फैक्ट है पूछे गए हैं उनको ही बता रहा हूं। तो करिकाल चोल शासक था, ठीक है, इसने कावेरी पत्तनम की स्थापना कराई, इसने श्रीलंका को जीता, वैणी का युद्ध और वाहेपरंदलई के युद्ध का संबंध जो है वो करिकाल से है। अब आगे चलते हैं। उदयन जेरल जो है चेर शासक है। उदयन जेरल पहला चेर शासक था। प्रश्न आ जाए पहला चेर शासक कौन था? उदयन जेरल। इसने महाभारत के जो युद्ध लड़ा था उन वीरों को भोजन करवाया, पाकशाला की स्थापना की और महाभोज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाभोज की। प्रश्न आ जाए महाभोज की उपाधि धारण किसने की? उदयन जेरल ने। ये पहला चेर शासक था और इसने महाभारत के वीरों को भोजन करवाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मणि मेखले शीतले सतनार, तिरुमुरे नंबी अमडार नंबी ने लिखी। तिरुमरी किसने लिखी? नंबी अमडार नंबी ने। शिल्पदिकारम इलिंगो आदल ने। और कुरल जो है वो तिरुवल्लुवर ने लिखी। अब देखिए पहला है मणि मेखले, ये शीतले सतनार ने लिखी, ठीक है। और इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री मणि मेखले की वर्णन है जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर दिया। दूसरा है तिरुमुरे, ये नंबी अमडार नंबी है शैव संत और इन्होंने शैव संत जो थे प्रमुख जिनमें अपार, सुंदरार और तिरुज्ञान सबंदरम, इन तीनों की वाणियों को अब तिरुमुरे में संकलित किया। इसलिए प्रश्न पूछा जाए कि शैव संत कौन थे? नंबी अम्बार डंबी, इन्होंने तिरुमुरे लिखा और तिरुमुरे में क्या है? अपार, सुंदरार और तिरुज्ञान समंदरम की शिक्षाएं। शिल्पदिकारम हम पढ़ गए थे, प्रथम महाकाव्य था, तमिल साहित्य का रत्न कहा जाता है इसको। और कुरल, इस कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने कुरल की रचना किस लिए की थी? इस कुरल की रचना श्रीलंका के शासक इल्ल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए, इल्ल और उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किसकी लिखी रचना की गई थी? कुरल की। कुरल की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, मणि मेखले शीतले सतनार, तिरुमुले मुरई नंबी अंडार नंबी, शिल्पदिकारम इलिंगो आदिल और कुरल तिरुवल्लुवर। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न संख्या 12, संगम काल में अरसर किसको कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमने देख लिया था। शासक को अरसर कहते हैं, किसान को वेल्लाल कहा जाता था, वेल्लालर, और व्यापारी को कहा जाता था वेनिगर। और यहाँ वर्ण नहीं वर्ग व्यवस्था थी, ठीक है। संगम युद्ध का प्रश्न संख्या 13, संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, अरिकमेडु। देखो अरिकमेडु
पांडिचेरी को कहा जाता है। वर्तमान पांडिचेरी के पास का क्षेत्र अरिकमेडु था। और पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में इसको पेडोक कहा गया है। क्या कहा गया है? पेडोक। यहाँ से रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं, ठीक है। एम्फोरा, एरेंटाइन, चक्राकित मतबांड। और रोमन शासक टिबेरियस, दो शासक है, एक रोमन शासक टिबेरियस और दूसरा आगस्टस, इसके सिक्के भी यहाँ से मिले, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4 अरिकमेडु। तो आज का हमारा यह संगम काल का ट्रेंड एनालिसिस समाप्त हुआ। ऐसे ही ट्रेंड एनालिसिस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसके बारे में हमको सलाह दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं नरेश सोनी, इतिहास दर्शन से।